खास मेहमान साडे नाल जुड़ चुके ने। योगेश जी साडे इस प्रोग्राम च आ चुके ने। अज उत्तर प्रदेश की गल करांगे। उत्तर प्रदेश भारत की सियासत सारी उत्थे घुमदी है जी। सब तो वड्डा प्रदेश, संघनी आबादी वाला प्रदेश। उस विच की होया कि योगी आदित्यनाथ रिपीट करन जा रहे हैं कि सपा ने बहुत उन्होंने कड़ा मजबूत मुकाबला दिता है। बहुजन समाज पार्टी कित्थे है? प्रियंका गांधी की पार्टी कहते इस बार बहुत ज्यादा वोट बैंक लेके जाएगी पर सीट कोई नहीं हासिल करेगी। एक कांग्रेसी लीडर ने मैनू दस्सिया जी। मैनू बड़ी हैरानी की गल, हैरानी हो रही है जी। बिल्कुल साडे माइक दे विच की कोई होर तरह की आवाज तो नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल सही आवाज आ रही है जी। मार बिल्कुल सही आवाज आ रही है जनाब। कई बारी माइक साडा ऑफ नहीं हुंदा ते कई इदां दी समस्या आ जाती है। साडे नाल योगेश जी आ चुके हैं। योगेश जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार चीमा जी, आपके सभी दर्शकों का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे बुलाया है यूपी के लिए, और खास करके यूपी पे ही डिस्कशन करेंगे। उत्तराखंड को भी थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। 5 जगहों पे चुनाव हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं, और एक पोल्स और होते हैं जिनको हम पोस्ट पोल कहते हैं, तो उसके भी कुछ डेटा है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक टिप्पणीकार वो मुझे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार में कुछ ऐसी ही वेव चल रही है जैसे 1977 में या 80 जनता पार्टी की फेवर में थी, 1984 में राजीव गांधी की फेवर में थी। बिल्कुल ऐसी वेव चल रही है। यदि उनका बिल्कुल ये दावा सही है तो भाजपा विधानसभा में दोबारा 350 से ऊपर सीट जीत सकेगी। देखिए चीमा जी, 350 जीतेंगी या 270 जीतेंगी, मैं इसके बारे में तो ये नहीं कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन हम डेटा के बेसिस पे अब जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जो है 350 जीतती है या भाजपा 270 जीतती है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी बातें क्लियर होंगी। बड़ा मुश्किल है कहना कि एग्जैक्टली 350 जीतेगी। पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव जो है उसने जो भी मुहिम चलाई है उसमें उसने नेगेटिविटी की वाली तस्वीर ज्यादा पेश की है, और उससे भाजपा के खिलाफ जो एंटी कम्बेंसी जो भी वेव होती है हम उसकी नेगेटिविटी को उससे काट करेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, हर आदमी इलेक्शन जीतना चाहता है, हर नेता इलेक्शन जीतना चाहता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड पे जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में गैर यादव जातियां हैं, बहुत सारे भाईचारे हैं, ये सपा को क्या सपोर्ट करेंगे? सपा का जो देखा जाए वोट बैंक है वो तो है मुस्लिम, इस बार जाट, और पहले उसके साथ जो उसका पक्का वोट बैंक है वो है यादव। इसलिए मुलायम सिंह यादव को कई बार मौलाना यादव भी कहा करते थे लोग, पुराने जमाने की बात है। हाँ जी। देखिए चीमा जी, हम लोग भूल जाते हैं एक चीज को कि जब परसेप्शन क्रिएट होता है फिर जातियां जो बटी होती हैं वो एक हो जाती हैं। परसेप्शन की बात कर रहा हूं। इलेक्शन जो लड़ा जाता है 3 बेसिस पे लड़ा जाता है। परसेप्शन क्रिएट करा जाता है इलेक्शन में, जिसकी आप बात कर रहे थे, उन्होंने नेगेटिव वेव क्रिएट करने की कोशिश करी, बताया योगी आदित्यनाथ ने ये गलत गलत काम कर रहे हैं, हंगामा न्यूज़पेपर्स के थ्रू हंगामे हुए, सब कुछ ये परसेप्शन क्रिएट करती हैं, सभी पार्टी क्लियर करती हैं। और दूसरा होता है ग्राउंड पे क्या वर्क हुआ, और तीसरा होता है इलेक्शन का मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट। ये 3 चीजें होती हैं। तो अगर इनमें से 2 चीजें भी मिल जाती हैं तो आप इलेक्शन जीत जाते हैं, और तीनों चीजें मिल जाती हैं तो जो है बहुमत से, मेजॉरिटी से वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। तो मैं 2 चीजों के बारे में कहूंगा। वर्क, लेट अस टॉक अबाउट द वर्क। क्या यूपी में वर्क हुआ या नहीं हुआ, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं डेटा के बेसिस पे। दूसरी बात, पोल मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, कौन सी ज्यादा पार्टी अच्छी है आप खुद बता सकते हैं चीमा साहब, आप तो जानते हैं, ग्राउंड के आदमी हैं हम, कि पोल मैनेजमेंट में, बूथ मैनेजमेंट के अंदर बीजेपी का कैडर इन सब कैडर से बहुत आगे है। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो वोट परसेंटेज इंक्रीज करके वो लोग जीतते हैं।
यानी जो बीजेपी का साइलेंट वोटर है उसको बाहर निकाल के और वोट में कन्वर्ट करके बीजेपी की हमेशा स्ट्रेटेजी रही है। देखिए आप 2014 को देखिए 9% वोट में इंक्रीमेंट था, ये डेटा है सामने सभी के। लेकिन 2014 को तो दो उसके जो चाचा थे शिवपाल राम गोपाल, ये तो अलग थे, साथ नहीं थे। उसके बाद उस समय अखिलेश की को खास औकात नहीं थी। अब जो अखिलेश है इसके साथ मैंने खुद देखा, इनकी जो रैलीज देखी, रैलीज में तो बहुत ज्यादा रश था, जन सैलाब आया हुआ था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अखिलेश इस समय क्राउड पुलर हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जहां अखिलेश नहीं होते हैं वहां पे 5000 की जनता भी नहीं होती, ये भी तो देखिए। तो इसका मतलब अकेले अखिलेश के बल पे ये चुनाव लड़ा जा रहा था और अखिलेश के अंदर वो अभी कैपेबिलिटीज नहीं है। मैं देखिए मैं इस वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहता, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए थे, लेकिन अगर ग्राउंड्स पे आप जैसे हम लोग पत्रकारों से बातचीत करते हैं, ओपन जो नहीं कहते हैं आपस में बातचीत करते हैं, जो मैं यहां बोल रहा हूं, सब लोग इस बात को जानते हैं कि अखिलेश कोई हाईली एजुकेटेड पर्सन नहीं है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब एक राष्ट्रपति की डेथ हुई थी तो उन्होंने हार्दिक संवेदनाएं वर्ड यूज करा था। हार्दिक कभी भी संवेदनाओं के साथ यूज नहीं करा जाता है। वो विदेश से पढ़ के गए हैं। हाँ, विदेश से कोई तो वही हमारा रेडियो सुन के गए होंगे, किसी हमारे दोस्त का रेडियो सुन के गए हैं। हार्दिक तो हार्दिक शब्द तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हिंदी बेल्ट के हैं और वो हिंदी भी प्रॉपर नहीं जानते हैं, अंग्रेजी भी प्रॉपर नहीं जानते हैं। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या वही यूक्रेन वाली पढ़ाई करी आजकल जो हमारे सामने आ रहा है। आगे की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ जाट मुस्लिम यादव का वोट ब्लॉक हुआ है। चौधरी जयंत चौधरी जो चौधरी चरण सिंह के ये पोता है ना, तो ऐसे लगता है कि यहाँ अखिलेश यादव का पुनर्जन्म हो गया है, मुझे लगा। तो दूसरी बात, जो गैर यादव पार्टियां ओबीसी बिरादरी जिसमें राजभर हैं, बिंद हैं, निषाद हैं, कुर्मी हैं, नोनिया हैं, चौहान हैं, मौर्य हैं, शंश है, ये जो सब जातियां हैं, ये जातियां क्या फिर योगी आदित्यनाथ का साथ देंगी कि समाजवादी जो कहते हैं कि हम समाज को बिल्कुल एक जैसा कर देंगे, देखिए बिल्कुल लोहिया जो डॉक्ट्रेन है जो उस पर मानेंगे, तो ये सारी जातियां उधर जाएंगी। कोई पंजाब वहां पर दो, जहां मेरा मानना है हिंदुत्व वर्सेस जातिवाद, ये दो चीजों का आपस में मुकाबला है, इसमें कौन जीतेगा। और एक इसके आप पर ही सवाल है कि आप इसके बाद मंच आपके हवाले किया जाएगा, मंच में इसके माइक आपके हवाले किया जाए। 80-20 पर भाजपा लड़ रही है, जबकि सपा कहती 100 पर लड़ रही है। इसका मतलब क्या? मैं अब आपको ना, आपने जो बात करी पहले फेज की बात करी, जहां पर उम्मीद थी पहले 2 फेज में कि सपा का काफी बढ़त मिलेगी, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए पहले 2 फेज में 10 फरवरी को चुनाव हुआ, यूपी में सभी लोग जानते हैं। 7 फेज में चुनाव हुआ है और पहला फेज 10 फरवरी को था, दूसरा फेज 14 फरवरी को था। पहले फेज में हमारे पास शामली था, मुजफ्फरनगर था, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, और इन सब पे जो चुनाव हुआ, जो फेज टर्नआउट थी, वोटर टर्नआउट थी, जो परसेंटेज थी, वो 62.54 थी, मात्र 1% करीब कम थी पिछले साल से। मैं 2017 की बात कर रहा हूं। तो वहां पर ऐसा मानना था कि जो किसान आंदोलन हुआ और खास करके जाट शिफ्ट हुआ, वो अखिलेश को वोट देगा। लेकिन जानकारों का मानना है, देखिए हमारे पास 2 तरह के पोल्स होते हैं, एक एग्जिट पोल होता है, एक पोस्ट पोल होता है। और मैं पोस्ट पोल के बेसिस पे कह रहा हूं, जब लोगों से पूछा जाता है, वो जब इलेक्शन दे के आ जाते हैं 2-3 दिन बाद, देखिए इलेक्शन से जब आप निकल रहे होते हैं वहां पे सच नहीं बोलते। मान लीजिए आपकी जान पहचान पे सपा के लोग हैं, वहां पे बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उनको नाराज नहीं करना चाहते, आप सच्चाई नहीं बताएंगे। लेकिन जब आप घर आ जाते हैं 2-3 दिन बाद, आपसे जो सर्वे घर घर करा जाता है, उसको पोस्ट पोल कहते हैं। तो जो पोस्ट पोल है उसमें ये बात निकल कर आई कि जाट वोट शिफ्ट नहीं हुआ है, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर सपा को होना था। क्यों टकैत की जो लीडरशिप थी, जिसने पूरा जोर अजमेश की इस बार के सपा को जिताया जाए, क्या टकैत की बात मानी नहीं? जी, इसके साथ मैं और ऐड करना चाहता हूं, पंजाब में भी पंजाब में भी किसान ग्रुप जो थे इलेक्शन लड़े। ऐसी न्यूज आ रही है कि उन सब की ऑलमोस्ट जमानत जब्त हो जाएगी।
कहीं लोगों ने बुरा तो नहीं मनाया? देखिए, मैं पंजाब पर आप मुझे कितना भी खींच के ले जाओ, मैं पंजाब पे जाना नहीं चाहता हूं। उसके साथ ना उसको समानताएं जो है जी, मैं समानताएं मैं आपको बता जाट आंदोलन की, जी, जाट आंदोलन, टकैत की। जी, टकैत ने वोट बैंक क्या जाटों का सपा को दिलवाया या नहीं? नहीं, सच्चाई है, ये मालूम पड़ जाएगा। देखिए 10 तारीख को सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि एग्जिट पोल सही थे। देखिए, जब पोलिंग के दौरान जो हम लोग न्यूज सुन रहे थे, कल शाम को पता चल जाएगा। हाँ जी, कल शाम को पता चल जाएगा। 10 तारीख की, इंडिया की 10 तारीख की सवेरे, यानी हमारी 9 तारीख को रात को हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। 10 बजे के आसपास क्लियर हो जाएंगी सारी बातें जो हम लोग कह रहे हैं। ऐसा मानना था। और अगर देखिए चीमा जी, मैं थोड़ी सी और डिटेल में आता हूं। इंडिया मीडिया के अंदर आप जितना एडवर्टाइजमेंट देंगे, आप उस तरह की न्यूज को छपवा दीजिए। ये एक सच्चाई है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इससे पहले एनडीटीवी सपा को जिता रहे थे, उनके कई सारे मैंने न्यूज वगैरह सुनी थी। कल जो उनका एग्जिट पोल के बाद जो उनके आए हैं, उन्होंने 240 सीटें यूपी के अंदर बीजेपी को दी है। 240 पर उनकी मेजोरिटी बन रही है, वो सरकार बना रहे हैं। मैं आपसे आपके चैनल पे शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं कि चीमा जी 290 से 315 तक, और उसके कारण बताऊंगा मैं। 290 से हो सकता है 5-10 माइनस हो जाए और 315 से 10-15 आगे बढ़ जाए। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि जो एक साइलेंट वोटर होता है, हमें नहीं मालूम वो क्या करता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी 5 साल राज चलाने के बाद अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मेजोरिटी में आ रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, समझ में जो आ रहा है कि जाट वोट बैंक भी शिफ्ट नहीं कर पाई सपा। ये सच्चाई है। चित्रकूट के एडिशनल डीएम इस रैंक के हैं, डीएम बनने वाले हैं लड़के। उनके पिताजी भारत सरकार में उच्च अधिकारी थे। वो कह रहे हैं कि इस बार वो है दलित वर्ग से उनका संबंध है। वो कह रहे हैं कि इस बार योगी आदित्यनाथ इनकी सरकार बहुत घमंडी होगी, इसका घमंड हमने तोड़ देना है। अधिकारी ऐसे बोल सकते हैं? देखिए, कई बार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अधिकारियों के। मैं आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरी कोई बहुत अच्छे ओपिनियन नहीं होते उन लोगों के बारे में। मुझे इंडिया में काम करते हुए अब 10 साल तो मुझे यहां से हो गया। मैं कनाडा से जाके करता हूं 2-3 महीने, और अधिकारियों से मिलने का मेरा मौका पड़ता है। तो जो उनकी एरोगेंसी है और जो उनका काम करने का तरीका है, वो मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, ना कभी इंप्रेस करा। तो मैं उस अधिकारी ने क्या एग्जैक्टली करा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको चित्रकूट के आसपास के इलाकों की बता देता हूं। ठीक है, इसके साथ मैं और पूछूंगा। अखिलेश यादव का एक बयान आया जी, कहता है ये जो जितने भी ये एग्जिट पोल है इनका कोई अर्थ नहीं है, हमें 300 से ज्यादा सीटें मिलेगी, अखिलेश यादव ने कह दिया। और आज बिल्कुल लेटेस्ट बयान भी आया अखिलेश यादव का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहा था। उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े विरोधाभास है, इसकी अंदर की बात आप समझ सकते हो। उसने कहा है कि ईवीएम में और बाकी सिस्टम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। अखिलेश यादव का कहना है, इसका मतलब क्या? ये दोनों विरोधाभास है। अगर ईवीएम के लिए हल्ला मचना शुरू हो गया है, तो मैं देखिए थोड़ा सा ईवीएम के बारे में अपने व्यूज बता देता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा ना लगे। देखिए, ईवीएम जो मशीन है वो स्टैंड अलोन मशीन है, कोई कंप्यूटर की तरह नहीं है कि इंटरनेट से हमने कंप्यूटर को जोड़ रखा है उसको हैक कर सकते हैं। एक स्टैंड अलोन जो मशीन होती है उसको आप हैक नहीं कर सकते। ईवीएम खराब हो सकती है लेकिन उसको हैक नहीं करा जा सकता है। तो हिंदुस्तान की अगर डेमोक्रेसी में ईवीएम को हैक करा जा सकता है, जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो उनका तो इलेक्शन जीतने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। कभी भी नहीं जीतेंगे, अब तो हमेशा बीजेपी ही आएगी और कोई भी इलेक्शन नहीं जीतेगा। तो पंजाब में भी कोई इलेक्शन नहीं जीतेगा, वहां भी बीजेपी बनेगी, गोवा में भी कोई नहीं जीतेगा, उत्तराखंड में भी कोई नहीं जीतेगा। तो किसी जहां जहां इलेक्शन अभी 5 राज्यों में और कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी ही जीतेगी। तो ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, जब इनकी लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को हम देखते हैं, समझते हैं, तो इनमें कोई दम नहीं होता। तो यूं समझ लीजिए कि वो समझ चुके हैं कि वो इलेक्शन नहीं जीत रहे। बेबीज क्राइंग है। हाँ, कॉल कर सकते हो 604-592-9191। कोई सवाल पूछ सकते हो जनाब। बहुत सारे कॉलर साढ़े को थ्रू वर्ड सुन रहे ने प्रोग्राम। रेडियो इंडिया .ca ਤੇ रेडियो इंडिया ਦੀ 1110 ਦੀ ऐप डाउनलोड करके पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम सुने जा रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप्स भी सुन रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप होंगे, उन्होंने डिफरेंट विचारधारा होएगी। जरूरी नहीं साडे रेडियो ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲੇ, पर कॉल कर सकते हो
टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया जी। इस थोड़े टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਯੋਗੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ 1110 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, क्योंकि इस वक्त डिफरेंट फेसेस से इलेक्शन हुई है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल असि अंदर जाएंगे, हम उसके बिल्कुल उत्तर प्रदेश की वो बातें बताएंगे जो कभी किसी को पता ही नहीं होगी। चलो पता भी होगी, कोई बात नहीं, पर जरूर कॉल करो जी। उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश से की कुछ हो रहा है, जरूर ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ उत्तर प्रदेश ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उत्तर प्रदेश ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। उत्तर प्रदेश ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ उत्तर प्रदेश। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री से जी, जिनका बाद में वीर बहादुर सिंह के बाद वीर बहादुर सिंह के बाद कोई ऐसा कांग्रेस का बहादुर आया ही नहीं। वो कांग्रेस का अता पता ही गुम हो गया। कांग्रेस कभी कहां की कहां पहुंच गई। आज तो कांग्रेस पर सट्टा लग रहा है भी, जिसकी कितनी सीटें आएंगी सट्टा लग रहा है। एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं, सट्टाधारी भी चलो उसके दायरे कह रहे हैं। योगेश जी, वेस्टर्न यूपी के आगे हम थोड़ा आगे निकल जाए। वेस्टर्न यूपी में बहुत पहले हो चुकी इलेक्शन जी। वेस्टर्न यूपी में कोई और खास चीज? देखिए, वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ी बात यह थी कि जाट वोट शिफ्ट होगा सपा को। वो जो पोस्ट पोल और एग्जिट पोल दोनों ही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जितनी एक्सपेक्टेड सीट्स थी उनकी वहां पे नहीं आ रही हैं। मैं डिटेल एनालिसिस आप कहें तो कर सकता हूं कि कहां पर कितनी सीट हैं। एक हमारे साथ कॉलर ने कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे पहले पूछ लेते हैं जी। कॉलर ले लीजिए। रेडियो इंडिया सत श्री अकाल, की पूछना चाहते हो? हाँ जी योगेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपको भाई साहब। हाँ जी योगेश जी, मेरा भी कुछ संबंध यूपी से है क्योंकि मेरा जन्म आगरे का। बहुत बहुत मुबारक हो सर, आप हमारे करीब के। मैं अलीगढ़ में रहा जी। तो आपका जो अंदाजे बयान है वो बड़ा काबिल तारीफ था। पहली तो बात यह थी कि आप जैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे भी यूपी की पॉलिटिकल सीन का शौक है जानने का आपसे। तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि एक चीज बताइए कि जो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की, जिसके रिजल्ट हमें बार बार नजर आ रहे हैं यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में इतना नहीं है, पंजाब में कम है। तो आप क्या मानते हैं कि धरातल पे ग्राउंड के ऊपर जैसे वुमेन वोटिंग है वो सारे बैरियर तोड़ रही है, वो कास्ट के बैरियर भी तोड़ रही है, रिलीजन के बैरियर भी तोड़ रही है, क्योंकि वुमेन जो है वो बेनिफिशियरी के बेस के ऊपर वोट कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर के बेस पे वोट कर रही है। और जितने पोस्टर्स हैं बेसिकली जो पहले कह रहे थे फाइट हो रही है बिटवीन समाजवादी पार्टी और बीजेपी, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेन वोटिंग कर रहे थे जो कि वोकल वोटर होते हैं। लेकिन वुमेन वोटिंग में अभी ये सामने आ रहा है जो एनालिसिस जो उस दिन पोल पोस्ट आफ्टर पोलिंग की जो हुई है एग्जिट पोल, उसमें ये आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को 32% वुमेन वोट कर रही है और बीजेपी को 48%। तो ये जो डिफरेंस है, क्या आपको लगता है कि ये एक्चुअल है? मैं ये आपसे ये पूछना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, सवाल का जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, तुसी इधर होते रहना। हाँ जी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसके बारे में देखिए मेरा जवाब ये है कि जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। वो सोशल इंजीनियरिंग, मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वर्क की जो बात कर रहा था, 3 बेसिस पे इलेक्शन जीता जाता है। परसेप्शन जो ग्राउंड पे सोशल इंजीनियरिंग होती है, और बूथ मैनेजमेंट पे। तो जो सोशल इंजीनियरिंग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा यूपी के करीब 100-125 गांव घूमने का मौका मिला था नवंबर दिसंबर के अंदर, अपने गिफ्ट ऑफ साइट प्रोजेक्ट की वजह से। मैं हर साल इंडिया रहता हूं 2 से 3 महीने, तो मैंने गांव ये दौरे करे क्योंकि मैं वहां पे सेवा कर रहा था और मेरी लोगों से बात होती है। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही देखिए ये आपको 10 तारीख के बाद आपके जब एनालिसिस आएंगे और इन पे बात होगी कि वुमेन को सिक्योरिटी बहुत मिली है यूपी में। यूपी में अपराध, आप यहां के रेडियो स्टेशन पे कितना भी हल्ला मचा लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे सच्चाई यह है कि अपराध ऑलमोस्ट निल हो गया। और मैं उसके 2 एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरे साथ गुजरे उसके बेसिस पे। हम लोग गांव सेवा कर रहे थे, तो हम लोग एक गांव जा रहे थे और हमारी गाड़ी पे सामान वगैरह लदा था, तो किसी ने कोई रिपोर्ट करी होगी। और आप ये सोचिए कि मेरे ख्याल से 3-4 पुलिस की गाड़ियां आई, उन्होंने सारी हमसे बातचीत करी, कोई मिसबिहेव नहीं करा। जैसे यहां पर आज
हम लोगों को पुलिस वाले जो है रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, उन्होंने बड़े रिस्पेक्ट के साथ बात करी। और जब उनको मालूम पड़ा कि हम जी आंखों को टेस्ट करके चश्मे गरीब लोगों में बांट रहे हैं, आंखों की सर्जरीज करवा रहे हैं, तो उन्होंने बस हमसे इतनी रिक्वेस्ट करी, भाई साहब हमारी भी अगर आप टेस्ट कर सकें तो कर दीजिए। तो हमने खुशी खुशी करी, उनको चश्मे दिए और वो बहुत खुश हुए। और साथ में उन्होंने हमसे कहा, भाई साहब चाय पियेंगे आप? तो ये पहली बार मैंने देखा पुलिस का ये रूप, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम एक गांव में सेवा चल रही थी, हमारा कैंप चल रहा था, वहां पे एक घर में लड़ाई हो गई आपस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में। और वाइफ ने 112 नंबर, वहां पे 100 नंबर भी है और 112 नंबर भी है, उसको कॉल करा। तो मेरे हिसाब से 12 मिनट के अंदर गांव में पुलिस पहुंची होगी। और इंस्पेक्टर का जो रूप था वो ये था सिंपल कि देखो, उसको हस्बैंड को समझाया कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया और समझाया कि अगर इसने अब ये हरकत करी अपनी वाइफ के साथ तो अगली बार पुलिस इसको पकड़ के ले जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरे लिए समझने के लिए ग्राउंड पे कि उस वुमेन के एंगल से आप देखिए उसको कितनी सिक्योरिटी मिल गई। ये तो बात घर की लड़ाई की थी। अब मान लीजिए गांव के अंदर मैं आपको और डेटा दे देता हूं। सबसे ज्यादा जो अत्याचार वुमेन पे गांव में जो छोटी जात के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य जातियां बहुत होती हैं, उन पर लोगों को इस चीज का अंदाज नहीं होगा, लेकिन उनके ही रिच लोग उन पर जो है अत्याचार करते हैं। और अत्याचार ऐसा वैसा नहीं है, अत्याचार वुमेन के लिए देखिए, सोचिए मोलेस्टेशन हो जाए वो उनका, वो किसी से शिकायत नहीं कर सकती, डरती है वो। तो आप ये सोचिए उसके मन पर क्या बीतती होगी, उस एंगल से सोचिए। वुमेन डे था कल। हाँ, पूछना चाह रहे हैं जी कुछ? जी हम इलेक्शन पर चलते हैं। इलेक्शन में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बनारस और अयोध्या में समाजवादी पार्टी बुरी तरह जीत रही है। इस घबराहट से भारतीय जनता पार्टी को इतनी लग गई कि उन्होंने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया कर दी है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि एग्जिट पोल इसलिए कराए गए हैं कि चोरी करी जाए, उन्हें ढका जा सके। ये बातें ऐसी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल भारत के सभी चैनल्स पे आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्योंकि चोरी की करी जाए और ढका जा सके। कल जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे लोग ये सोच बनाना चाहते हैं कि भाजपा जीत रही है, अगर वो चोरी भी करें तो पता न लगे कि चोरी हुई है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। और आजम खां को भी राहत मिल गई है, चलो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाके अंदर वाली बातें जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं वो बता रहा हूं। और उसने एक और बात की अखिलेश यादव ने कि बरेली के कचड़े में की गाड़ी में ईवीएम की मशीनें पकड़ी गई हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, ये कह रहे हैं जी अखिलेश यादव, पार्टी के लोगों को कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि उसके बाद में लोगों को क्रांति करनी होगी तभी बदलाव आएगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को कहूंगा कि जहां मशीनें रखी हैं वहां जब तक काउंटिंग ना हो जाए, किसी का आना जाना ना हो, उस पर नजर रखो, बनाए रखो। ये कह रहे हैं जी सपा के लाल टोपी वाले लीडर जी। हाँ जी, आप ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं। इलेक्शन के बाद ये सारी चीजें होती हैं, इस पे कुछ ज्यादा मतलब नहीं निकालने चाहिए। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है और लोगों ने देखा है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं। और इस तरह की देखिए बातें जो है मीडिया में उछालने के लिए, मीडिया को पढ़ने के लिए और लोगों को एक्साइटमेंट करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनकी ग्राउंड पे कोई रियलिटीज नहीं होती है। अब आंदोलन क्या मतलब, क्रांति होगी क्या मतलब, पूरे देश के अंदर क्रांति होगी, मिलिट्री आएगी, ये सब होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। कॉल कर सकते हो जी 604-592-91 604-592-9191। यदि अमेरिका से करनी है तो पहले 1 लगेगा। और जरूर इस प्रोग्राम में कॉल करके आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शन दे सकते हो। कोई भी सवाल है इलेक्शन रिलेटेड। हम जब अवध वाले इलाके में चलते हैं, जी बिल्कुल आ जाइए। आप चित्रकूट अवध उस इलाके की बात कर रहे हैं? हाँ, अवध नहीं, अवध और लखीमपुर खीरी ये इलाका ठीक है, यहाँ पर बहुत आम होते हैं जी। अमौसी का इलाका, इस इलाके में कहते हैं जिसने अवध जीत लिया उसकी ही सरकार बनेगी जी। बिल्कुल। और ठीक है ना। और बड़े अवधि भाषा बड़ी मजेदार है। अब उत्तर प्रदेश में देखो ना, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद वाले हैं ना, वो तो इतने प्यार से बोलते हैं ना, उनका बोलते बड़ी रूड लैंग्वेज। जैसे पंजाब के कई एरिया ना, वो प्यार से भी बोलने ऐसे लग रहा है झगड़ रहे होते हैं। पंजाब के ऐसे एरिया में नाम नहीं बोलूंगा, आप समझ गए, तुसी मेरी गल समझ गए होगे। पंजाब च बहुत सारे इलाके ने जिथे लोग ऐदा बोलते हैं जिदा लड़न पैंदे ने, गाली पैंदे ने, तू करके बोलते हैं बड़े नूं छोटे नूं। ऐदा अकल वड्डी की मौत उन्होंने ये पता ही नहीं। पर यूपी में भी ऐसे इलाके हैं, इसको खड़ी बोली वाले इलाके कहते हैं। लेकिन यूपी में अवध का इलाका है, वहां पर तो गाली भी बड़े प्यार से दी जाती है, बड़ी इज्जत से दी जाती है। उस इलाके में बड़े बड़े लीडर हैं। राजनाथ उसी इलाके से, वाजपेयी जी का भी उनका कर्मभूमि वही है। हाँ जी, बढ़िए जी। आप अवध की बात कर रहे हैं, यानी आप लखीमपुर खीरी, उधर सीतापुर, हरदोई, उस इलाके की बात कर रहे हैं जहां पर
चौथे फेज में चुनाव हुआ था, तो वहां पर 62.82% जो कि थोड़ा सा ऊपर होकर चुनाव पिछले 2017 से हुआ है। और जो सोच थी लोगों की कि जो है वोट शिफ्ट होगा, वो वोट शिफ्ट नहीं हुआ बीजेपी का। देखिए, बीजेपी का वोट बैंक 39.9%, 39.5%, जो पिछले 2017 में भी था और इस साल भी है। मैं थोड़ा सा ना इस पे परसेंटेज ऑफ वोट पे बात कर लेता हूं, ताकि तभी लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो देखिए, पोस्ट पोल के बेसिस पे मैं ये डेटा दे रहा हूं लोगों को, और लोग चेक कर सकते हैं। मैं मेन जो आज तक हैं एनडीटीवी, उन पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ये जेडी चिंतामणि पोस्ट पोल, शायद एक ही पोस्ट पोल होता है ये इनका एनालिसिस, तो उसमें बीजेपी को 261 से लेकर 280 सीटें मिलने जा रही हैं। समाजवादी को 85 से लेकर 106 सीटें तक मिलने जा रही हैं। बीएसपी को 31 से 43। बीएसपी को राइट ऑफ कर दिया था लोगों ने। ज्यादातर अगर आप देखेंगे एनडीटीवी अथवा और सारे जितने एग्जिट पोल हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट बीएसपी को राइट ऑफ कर दिया है। और अदर्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रखा है, उनको 1 से 2 सीट। चीमा जी, ये बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस को मात्र 1 या 2 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि कांग्रेस इज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट फ्रॉम यूपी, और इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशन होने जा रहे हैं नेशनल लेवल पे, क्योंकि कांग्रेस कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और नेशनल लेवल पे जब इसके इंप्लीकेशंस होंगे तो हमें दिखेगा 2024 के अंदर जो होने जा रहे हैं। अब मैं वोटिंग पैटर्न पे आ जाता हूं। जो वोट पैटर्न है, बीजेपी को 2017 में भी 39.5 के करीब मिला था, थोड़ा सा ऊपर था, 39.75-95 के करीब था, और इस बार 39.5। ये पोस्ट पोल के परसेंटेज है, ये कोई पक्की परसेंटेज नहीं है। और एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 26.5, बीएसपी को 17.5 और कांग्रेस को मात्र 4.5% वोट जो दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक और चीज कि यहां पर बीएसपी का वोट जो है ना, परसेंटेज वोट कम हुआ है और समाजवादी का बढ़ा हुआ दिख रहा है हमें। उधर कांग्रेस का भी कम हुआ है, कांग्रेस का 7.5% था 2017 में। तो ठीक, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कालर पूछना चाहते हैं? जी जरूर। रेडियो इंडिया, सत श्री अकाल, कुछ पूछना चाहते हो जी? हाँ जी, सत श्री अकाल चीमा साहब, नमस्कार योगेश जी। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत आपको। तो बहुत बढ़िया विश्लेषण दे रहे हैं आप। और देखिए, अखिलेश का रोना जायज है। जी, और ये मैं नहीं कह सकता साहब, मैं नहीं कह सकता कि वो रो रहे हैं। आप कह सकते हैं। बहुत से क्या बोलते हैं सपाई जो है समाजवादी वाले कि एग्जिट पोल आने के बाद जैसे गर्म आंच पे चने भुनते हैं वैसे भुन गए हैं, और इनका रोना जायज है। और इनके साथ साथ जो इनका फेवरेट और पालतू लेफ्ट मीडिया था, अब वो भी रोना शुरू कर दिया। अब बड़े बड़े इनके पत्रकारों के ट्वीट देख लीजिए, राणा अयूब देख लीजिए, और मनोवर राणा, नहीं राणा अयूब की बात कर रहे हैं। राणा तो अपना कैची उठा के, बोरिया बिस्तर उठा के वो तो मलोट जाके कहीं बैठेंगे। नहीं कहते यूपी छोड़ दूंगा, और मलोट जाएंगे। मलोट क्या करेंगे जी? तो क्या टांगे पे जाएंगे, किस पे जाएंगे साहब, ये बताइए मुझे। ठीक है। तो बात ये है कि देखो, अंदर से सपाइयों को भी पता है कि हमारी क्या हालत होने वाली है, और फिर दोबारा वही एक बार आवाज गूंजेगी, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जल्दी आपको सुनाई देगी। देखो, जो तेजा जी बता के गए हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, महिलाओं का वोट इस टाइम भाजपा को है, पुरजोर समर्थन। बिल्कुल साहब, सिक्योरिटी पे ये मेजर इशू बन गया, वुमेन सिक्योरिटी का, क्योंकि बहुत के राज में लड़कियों को घर से उठा के लेके बिल्कुल ऐसा ही होता था, और कभी रिपोर्ट भी नहीं होती थी। ये बात मैं ग्राउंड पे जानता हूं। और महिलाओं को सिक्योरिटी जो दी है योगी आदित्यनाथ में, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। एक्चुअल में वुमेन सिक्योरिटी पे बहुत काम हुआ। और दूसरी एक चीज मैं यहां पर और क्लियर कर दूं चीमा जी, कि देखिए कोरोना आया, कोरोना के अंदर यूपी ने जैसे मैनेजमेंट करा है, जिस प्रकार से देखिए सारी न्यूज चैनल्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज थी कि इतना लोग मरेगा, कितने मिलियंस लोग वो मार रहे थे। तो मुझे नहीं मालूम उनके पास क्या डेटा था, जिस लेवल पे वो लोगों को बीमार बता रहे थे, उस लेवल पे तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। तो उनकी आपस में बहुत विरोधाभास था। और यूपी में जो मैनेजमेंट हुआ कोरोना काल में, जो घर घर खाना मिला है लोगों को, जो देखिए उसके पीछे एक आधार बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट बता दूं चीमा जी इस बारे में।
देखिए, होता क्या है, लोगों को जो राशन बंटता है, पहले आपका अंगूठा लगता था एक रजिस्टर पे और आपको राशन दिया जाता था। तो राशन में बहुत बड़े लेवल पे बेईमानी होती थी, गरीब आदमी को राशन मिला नहीं करता था। ये ग्राउंड की रियलिटीज थी। जब से आधार सिस्टम लागू हुआ तो टेक्नोलॉजी के आधार पे एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया जिसपे जब तक आप अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक आपका राशन चढ़ेगा नहीं। तो वो अंगूठा जो रजिस्टर पे लगता था, जिसको कोई चेक नहीं कर सकता था, वो आधार से लिंक हो गया और ये टेक्नोलॉजी गांव-गांव पहुंच गई। तो अब राशन वाले लोगों, गरीब लोगों के घर पे, जैसे कोई माता जी है वो खुद नहीं आ सकती राशन लेने के लिए, तो राशन वाला उनके घर जाकर राशन देता कि माता जी अंगूठा लगा दो, राशन चढ़वा लो, नहीं तो मेरा राशन बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि लोगों को जो मिला खाने को, और नमक मिला और तेल मिला। तो आप देखिए, एक महिला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके बच्चे भूखे ना रहें, गरीब महिला के लिए, और उसको सिक्योरिटी मिले। ये बहुत, इस दो चीजों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कोई और सवाल पूछना चाहते हो जनाब? एक चीज और मैं ऐड कर दूं कि एक जो है उज्ज्वला योजना, जो सिलेंडर मिला उनको मुफ्त में, प्लस साथ में उनको आपकी आवास योजना थी, उसके अंदर घर दिए गए हैं बना के। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है मैं योजना के अंतर्गत। और जबकि आप अगर दलित की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का दलित इस टाइम सबसे ज्यादा लाभान्वित है इन सब स्कीमों से। और जहां पंजाब का दलित देख लीजिए, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के दलित को देखता है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश वालों ने बहुत काम किया योगी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दलित भी भाजपा के उसमें पक्ष में वोट डाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, धन्यवाद, थैंक यू। मैं और बात करनी चाहता था मैं पंजाबी हिंदी मिक्स हो जाता है। कांग्रेस की जी बहुत बड़ी लीडर जी प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब चुनाव प्रचार कर रही थी, इसने कहा मेरे पिताजी पीएम थे, वह खुद जीप चलाते थे, गांव गांव जाते थे, लोग उन्हें अपने घरों ले जाते थे, लोग उन्हें प्यार से राजीव भैया कहते थे, लेकिन वो लोग उनको छोड़ते नहीं थे, सवाल पूछते थे, सड़क, बिजली, शिक्षा को लेकर और डांट भी देते थे। ये परंपरा थी यूपी की। ये ऐसी ऐसी बातें आजकल चल रही हैं जी कांग्रेस की। तो उसके बाद अशोक पंडित ने जी बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के हम पूर्वांचल एरिया में आए जी, बिल्कुल आ जाइए आप पूर्वांचल में। काशी विश्वनाथ के आसपास जो कुछ भी हो रहा है जी, उसके पहले अयोध्या वाले एरिया को देख लिया जाए। जी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना एडवांटेज है? काशी विश्वनाथ में जो उस इलाके में हुआ, या बनारस वाले इलाके में जैसे सपा के लीडर कह रहे थे हम इस इलाके में भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का वो तो उनका ही कार्यक्षेत्र है, उनकी ही ये कर्मभूमि है, वहां पर इन केस सपा जीत गई तो फिर तो समझ लो भाजपा गई तो गई। हाँ चीमा जी, देखिए फिर एनालिसिस पे भी बात होती है, डेटा पे भी बात होती है और सच्चाई पे बात होती है। अब लोग ऐसा ना सोचे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, मैं सपोर्टर हूं डेवलपमेंट का और खास करके वुमेन एम्पावरमेंट का, जो बीजेपी ने एक्चुअल में करा है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि मैं पर्सनली मतलब चाहूंगा ऐसी सरकार आए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे एसपी हो, कि जो डेवलपमेंट करे, गरीब आदमी का भला करे। अब रही नरेंद्र मोदी जी की बात, उनके उस इलाके की बात, मुझे नहीं मालूम कितने लोग काशी विश्वनाथ गए हुए हैं। मैं काशी विश्वनाथ मेरा जाना काफी हुआ और जो डेवलपमेंट है मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं थोड़ा सा कॉरिडोर की बात कर देता हूं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर देता हूं और उसके बारे में लोगों को थोड़ा समझा देता हूं, जिनको नहीं मालूम उस चीज को, ग्राउंड रियलिटीज को समझेंगे तो शायद वो अप्रिशिएट करेंगे। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसके आसपास एक, वो अकेला मंदिर नहीं है, उसके आसपास बहुत मंदिर हैं जो कि घरों से कब्जाए हुए थे, यानी उन पे लोगों ने घर बना लिए थे और वो मंदिर घरों के बीच में दब गए थे। ये सबसे पहले इसको डेवलपमेंट करने की बात जगमोहन जी ने करी थी, जो कि शहरी विकास मंत्री थे बीजेपी के टाइम पर, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करा था। लेकिन इतना मुश्किल काम था ये कि लोगों से घर खाली करवाना और फिर उन घरों को डेवलप करना, तो बड़ा मुश्किल काम था। योगी आदित्यनाथ जब आए 2019 में और प्रधानमंत्री का उनको सपोर्ट मिला, तो विदिन 6 महीने में ये सारे कार्य हो गए।
कि उन घरों को खाली करवाया गया, उनको कंपनसेशन दी गई और लोगों ने खुशी खुशी खाली करे। और वो आज जो डेवलपमेंट हो रहा है उस कॉरिडोर के अंदर, लोग देख के हैरान हो जाएंगे। आप थोड़ी देर पहले अपने चैनल पे ही बात कर रहे थे, एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, अमृतसर के बारे में। मैं लोगों को एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं और हो सकता है वो सच हो जाए। और वो प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले समय पर काशी विश्वनाथ यानी बनारस जो काशी है, वो एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा विदेशी इंडियंस एनआरआईज उतरा करेंगे, क्योंकि वो इतना खूबसूरत कॉरिडोर बन गया। तो वहां पर हराना बहुत ही मुश्किल काम है बीजेपी को। वो नरेंद्र मोदी जी की सीट है, लोग उनको जानते हैं, प्यार करते हैं, नहीं हारेंगे, मेरा ऐसा मानना है। चलो हम कंक्लूड करें, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम भी शुरू होना है, तो हमारे ब्रेक पे भी जाना है, उसके बाद प्रोग्राम आज का खत्म हो जाएगा। आज स्पेशल आप आए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा, आपकी डिटेल भी आपके पास, डिटेल पे हम इसलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बोर ना हो जाए, इसलिए हम पूरी डाटा वाइज लोगों को बताते नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास है सब कुछ। कोई भी क्वेश्चन पूछो तो हमारे पास तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। कई बार ऐसा कोई एक्वर्ड कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, उसमें जवाब नहीं, तो उसके बेसिस पे जवाब देना चाहिए हमें। तो जैसे लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सालों बाद भाजपा रिपीट होने जा रही है। देवभूमि की बात हमने की नहीं, देवभूमि में बहुत कड़ा मुकाबला है, क्या कांग्रेस बिल्कुल वहां पे कांग्रेस भी। उसका कारण क्या? देखिए, उसका कारण यह है कि मैं आपको एक बेसिक कारण बता देता हूं कि आपने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री वहां पे बदल दिए और आप प्रॉपर लीडरशिप नहीं दे पाए। यूपी के अंदर प्रॉपर लीडरशिप थी, योगी आदित्यनाथ के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हालांकि बहुत सारे एमएलओ ने यूपी के अंदर, बीजेपी के एमएलएज ने काम नहीं करा है, जिससे लोग नाराज हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो यूपी का इलेक्शन है वो सिक्योरिटी पे और लोगों को, जो आम जनता को जो सहूलियतें दी गई राशन वगैरह की, गरीब जनता को, और उनको जो सिक्योरिटी दी गई, उसके बेसिस पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ आपके जीत रहे हैं। और इसीलिए ये इलेक्शन देवभूमि के अंदर बड़ा कंटे का मुकाबला हो गया है। और देखिए क्या होता है, हो सकता है मतलब भाजपा भी जीत जाए, हो सकता है कि कांग्रेस भी जीत जाए। दोनों की ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट है। और हरीश रावत का वहां पर काफी काम है, गांव गए हुए हैं, आसान काम नहीं है देवभूमि के गांव में घूमना। लोगों को ऐसे नहीं, जो नहीं गए हैं वहां पे उत्तराखंड में, एक एक गांव में पहुंचने के लिए कई बार पूरा दिन लग जाता है। पहाड़ी इलाकों पे गांव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप प्रोग्राम में स्पेशल आए जी, और स्पेशल आपका स्पेशल प्रोग्राम किया। हम क्योंकि रेडियो इंडिया च पूरे इंडिया के मतलब गलबात होंदी है जी। सिर्फ एक खिते की 4 को कंस्टीट्यूएंसियां की गल करके 15 बंदे बह जाते, 4 कंस्टीट्यूएंसियां के आले दुआले घूमते रहंदे ने। असीं उत्तर प्रदेश के कल्ले कल्ले पिंड ते भी जा सकते सीगे। उत्तर प्रदेश दियां 400 ते किन्नियां 3 कंस्टीट्यूएंसी 403 दा मैं तो मूंह जवानी जी 203 दा नां तो मैं भी बोल सकदा, मैनूं याद हो गईयां हुण, ठीक है ना। नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं पूरी लिस्ट मैं मूंह जवानी बोल दांगा, पर फायदा नहीं होना भी 203 किहड़ियां ने ना। तो कहने दा की फायदा भी तुसीं अमौसी दी गल करी जो, बालामऊ दी गल करी जो, बालामऊ की, अमौसी की, बशरावां कित्थे, किहनूं की पता। मैं तो कल्ली कल्ली कंस्टीट्यूएंसी च जाके, चलो मैनूं इन्ना फायदा कि मेजोरिटी शहरां च जाके क्रिकेट खेलण दा मौका मिलिया। ते अज दा प्रोग्राम इत्थे मुकदा। जांदे जांदे खुशखबरी होर दसदा, तीजी खुशखबरी भारत दी स्टार प्लेयर पीवी सिंधु ते के श्रीकांत जर्मन ओपन के सैकंड राउंड पहुंच के, जब जर्मन ओपन बैडमिंटन चैंपीयनशिप के सैकंड राउंड पहुंच के आस करिए कि टूर्नामेंट जितन, वधिया परफॉर्मेंस करन। अज दा प्रोग्राम इत्थे ही, इस तो बाद गौरव विशेषता प्रोग्राम सुनना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्नवाद।